दिया है। प्रतिरोधकता का सूत्र बाय मिस्टेक यहाँ पर हमने उल्टा लिख दिया, चालकता का सूत्र लिख दिया है ये प्रतिरोधकता का सूत्र नहीं है। प्रतिरोधकता का सूत्र जो है वो है रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टी। रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टी। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एन के मान में वृद्धि होने के कारण प्रतिरोधकता के मान में रो इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन, यानी कि एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो रो का मान है वो इस टी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एन का मान है अगर उसमें हमने वृद्धि कर दी तो रो के मान में कमी आ जाएगी, और टी के मान में अगर कमी कर दी तो रो के मान में वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ पर दो काम हो रहे। कुशल अपना माइक ऑफ करो, कुशल चौहान अपना माइक ऑफ कर लो। कुशल चौहान अपना माइक ऑफ कर लो। वापस से हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो एन के मान में वृद्धि होने की वजह से रो के मान में कमी आई है, ठीक है, और जो टी है उसके मान में कमी होने की वजह से रो के मान में वृद्धि हुई है। अब मैं यहाँ एक उदाहरण ले रहा हूं। मान लीजिए कि आपके पास में किसी भी कारण से सुबह कुछ रुपए आपकी जेब में से कम हो जाते हैं और शाम को कुछ रुपए बढ़ जाते हैं, तो आपकी जो कुल जायदाद है या हम कहें कि आपके पास में जो कुल राशि है उसके मान में कितना परिवर्तन होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि सुबह आपकी राशि में कितनी कमी आई और शाम को आपकी राशि में कितनी वृद्धि हुई। यदि हम आपकी राशि को रो से माने तो हम कहेंगे जो कमी हो रही है वो स्मॉल एन की वजह से हो रही है, और स्मॉल एन के एन में जो परिवर्तन है वो बहुत कम है, इसलिए कमी कम होगी। तो मान लीजिए आपकी राशि में से 5 रुपए की कमी आ जाती है, ठीक है। दूसरा, रो के मान में वृद्धि हो रही है। ये जो वृद्धि हो रही है वो विश्रांति काल टी के मान में कमी की वजह से हो रही है। ये जो टी का मान है इसमें परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब रो में जो वृद्धि है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि रो में जो वृद्धि हो रही है वो 25 की हो रही है, 25 रुपए की हो रही है। अब अगर मैं आपकी राशि में ये कहूं कि 5 रुपए की सुबह कमी आई और 25 रुपए की शाम को वृद्धि हो गई, तो ओवरऑल जो आपकी राशि है उसमें कमी आएगी या वृद्धि होगी? वृद्धि होगी सर। वृद्धि होगी। तो ठीक इसी प्रकार से जब किसी चालक, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी चालक के ताप में वृद्धि की जाती है, हम जब इस टॉपिक को लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, जब किसी चालक के ताप में वृद्धि की जाती है तो चालक की जो प्रतिरोधकता जिसका मान m अपॉन एन ई स्क्वायर टी के इक्वल होता है, में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान स्मॉल m और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश E में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि ताप में वृद्धि करने पर किसी चालक के वे परमाणु जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं करा सके हैं या जिन्होंने मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं कराया है, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध करवा देते हैं और उससे स्मॉल एन के मान में अल्प वृद्धि हो जाती है, या हम कहें अत्यल्प वृद्धि हो जाती है। इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में अत्यल्प वृद्धि हो जाती है। लेकिन ताप में वृद्धि करने के कारण जो इलेक्ट्रॉनों को तापीय गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है, उस गतिज ऊर्जा के कारण इनका वर्ग माध्य मूल वेग बढ़ जाता है, और इस वर्ग माध्य मूल वेग के बढ़ने के कारण जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है तो उत्तरोत्तर टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है, और इससे इनका जो माध्य मुक्त पथ होता है उसमें कमी आ जाती है। यदि हम विश्रांति काल की परिभाषा से देखें तो विश्रांति काल टी इज इक्वल टू होता है माध्य मुक्त पथ बटा वर्ग माध्य मूल वेग। वर्ग माध्य मूल वेग में वृद्धि और माध्य मुक्त पथ में कमी के कारण विश्रांति काल में भी कमी आ जाती है, और ये कमी जो होती है वो अधिक होती है, और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है, जो कि विश्रांति काल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, विश्रांति काल में कमी होने के कारण प्रतिरोधकता के मान में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि स्मॉल एन में वृद्धि के कारण प्रतिरोधकता के मान में कमी आई है और टी के मान में वृद्धि के कारण प्रतिरोधकता के मान में
टी के मान में कमी के कारण प्रतिरोधकता में वृद्धि हुई है। इन दो कारणों से प्रतिरोधकता के मान में वृद्धि और कमी दोनों ही होती है, परंतु यदि हम इसे डिटेल में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है उसके कारण प्रतिरोधकता के मान में होने वाली कमी अल्प होती है, जबकि विश्रांति काल के कारण प्रतिरोधकता के मान में होने वाली वृद्धि अधिक होती है। इसलिए ओवरऑल प्रतिरोधकता के मान में ताप बढ़ाने पर वृद्धि हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि चालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। चालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। अब देखो चालकों में एक और चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एक चीज जो है वो है चालकों की जो प्रतिरोधकता है वो ताप पर किस प्रकार से निर्भर करती है। ये हम आगे एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम पीछे वापस से चलते हैं। अब अगर मैं अचालकों की प्रतिरोधकता की बात करूं तो अचालकों में क्या होता है कि अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। जैसे ही ताप में वृद्धि की जाती है तो अचालकों में भी ये कई काम होता है जो चालकों में हो रहा है, लेकिन अचालकों में क्या होगा कि चूंकि जो उपलब्ध मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कम है, यानी कि ऐसे परमाणुओं की संख्या जिन्होंने मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं कराया है उनकी संख्या ज्यादा है। तो जैसे 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 ताप में वृद्धि की जाती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में पूर्व की तुलना में वृद्धि होने लगती है, और वृद्धि होने की वजह से कैपिटल एन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में तो वृद्धि होती ही है, साथ ही इलेक्ट्रॉन घनत्व स्मॉल एन के मान में भी वृद्धि हो जाती है। ये जो वृद्धि होती है ये पूर्व की तुलना में अधिक होती है। इसी प्रकार से चूंकि इलेक्ट्रॉन के वर्ग माध्य मूल वेग के मान में वृद्धि होने के कारण इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से गति करता है। अब चूंकि कुचालकों में या अचालकों में पहले से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कम है, और पहले से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के कारण और साथ ही चालक यानी धातुओं की तुलना में अचालकों का घनत्व सामान्यतः, सभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सामान्य बात कर रहा हूं, एक सामान्यतः घनत्व कम होने के कारण जो उत्तरोत्तर संघटों की संख्या में वृद्धि होती है वो होती तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो चालकों का उल्टा काम हो रहा है। जैसे चालकों में हमने देखा कि चालकों में जो कैपिटल एन और स्मॉल एन, कैपिटल एन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और स्मॉल एन यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में जो कमी हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, वो अल्प थी। यहां पर हम कह रहे हैं स्मॉल एन के मान में वृद्धि जो है वो अधिक है। वहां पर अल्प क्यों हो रही थी? क्योंकि अधिकांश परमाणु पहले से ही मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध करवा चुके थे। यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन कम थे, यानी ऐसे परमाणुओं की संख्या ज्यादा थी जिन्होंने मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं करवाया। तो जैसे जैसे ताप में वृद्धि की जाती है, ताप में वृद्धि करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उसमें अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिरोधकता होती है, जो कि रो का जो मान है वो स्मॉल एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अत्यधिक वृद्धि हो जाने की वजह से प्रतिरोधकता के मान में कमी आ जाती है। और इसके साथ साथ ही अगर हम ये कहें कि जो उत्तरोत्तर संघट है उनके कारण विश्रांति काल में जो कमी आती है उसके कारण प्रतिरोधकता में वृद्धि हो जाती है। अब देखो स्मॉल एन के कारण तो क्या हो रहा है, स्मॉल एन का मान बढ़ रहा है, इससे रो का मान घट रहा है, और टी का मान बढ़ रहा है, टी का मान घट रहा है, उससे रो का मान बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो चालकों की तरह दो काम हो रहे हैं। एक तो हो रहा है रो के मान में वृद्धि, किसकी वजह से? स्मॉल एन की वजह से। और एक हो रहा है रो के मान में कमी, जो किसकी वजह से हो रही है? विश्रांति काल टी की वजह से हो रही है। लेकिन चालकों के उलट जो रो के मान में वृद्धि होती है स्मॉल एन के कारण वो ज्यादा होती है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। और जो कुचालकों में या अचालकों में टी के मान में कमी के कारण रो के मान में, टी के मान में कमी के कारण रो के मान में जो वृद्धि हो रही है, रो के मान में वृद्धि हो रही है वो कम होती है। तो देखो यहाँ पर दो प्रक्रम हो रहे हैं, आप ध्यान से समझें। एक तो क्या हो रहा है, स्मॉल एन के मान में वृद्धि के कारण रो के मान में कमी हो रही है, रो का मान कम हो रहा है जिसकी मात्रा ज्यादा है, और टी के मान में कमी के कारण रो के मान में वृद्धि हो रही है जो कि
कम है, रो के मान में वृद्धि हो रही है और ये वृद्धि कम है, कमी ज्यादा हो रही है और वृद्धि कम हो रही है, तो ओवरऑल हम क्या कहेंगे, ओवरऑल हम कहेंगे कमी हो रही है। इसको उल्टा ले लेते, जैसे रो के मान में कमी हो रही है, मान ली कमी 25 रुपए की हो जाए, ये वापस उसी तरीके से देखो कि आपकी जेब में 25 रुपए की कमी हो जाए और फिर से 5 रुपए की वृद्धि हो जाए, तो आप कहेंगे ओवरऑल 20 रुपए की कमी आ गई। तो इसी प्रकार से रो के मान में एन के बढ़ने की वजह से, इलेक्ट्रॉन घनत्व के बढ़ने की वजह से कमी आती है और ये कमी ज्यादा होती है, जबकि विश्रांति काल के घटने के कारण रो के मान में कमी आती है और ये जो कमी है वो कम होती है। इस वजह से अचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर कम हो जाती है। तो कुचालकों में या अचालकों में प्रतिरोधकता में ताप बढ़ाने पर कमी आती है, जबकि हम अगर चालकों की बात करें तो चालकों में जो प्रतिरोधकता का मान है उसमें ताप में वृद्धि करने पर वृद्धि हो जाती है। तो चालकों में कमी हो रही है और चालकों में वृद्धि हो रही है। अब इससे आगे अगर हम चलें तो क्या एक बार फिर से इसको हम समझ लेते हैं। देखिए क्या होगा, अचालक जो है उसकी अगर हम बात करें, मान लीजिए इसमें 100 परमाणु आपके पास में है, 100 परमाणु में से मुक्त इलेक्ट्रॉन हमें बहुत कम परमाणु उपलब्ध करवा चुके होते हैं। मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में मुक्त है, अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, यानी कि 95 परमाणु ऐसे हैं जिन्होंने मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं करवाया है। ठीक है, जैसे ही ताप में वृद्धि की जाती है, ताप में वृद्धि करने पर इन 95 परमाणुओं में से कुछ परमाणु और हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध करवाते हैं। इससे कैपिटल एन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी कि स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन वी के मान में वृद्धि हो जाती है। ये जो वृद्धि है ये ज्यादा होती है और इस वृद्धि के कारण जो प्रतिरोधकता होती है जिसका मान हम सब जानते हैं, रो बराबर एम अपॉन एन ई स्क्वायर टी है। एन में वृद्धि के कारण रो के मान में कमी आ जाती है, रो के मान में कमी हो जाती है, यानी रो का मान कम हो जाता है और ये जो कमी होती है वो अधिक होती है, कमी अधिक हो रही है। ठीक है, इसी के साथ साथ जैसे जैसे ताप में वृद्धि की जाती है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनके उत्तरोत्तर संघटों में टक्करों में वृद्धि होती है और वर्ग माध्य मूल वेग के मान में भी वृद्धि हो जाती है। अगर मैं विश्रांति काल की बात करूं तो विश्रांति काल लैम्डा बराबर विश्रांति काल टी बराबर होता है लैम्डा अपॉन वी आर एम एस में वृद्धि और माध्य मुक्त पथ के मान में कमी होने की वजह से टी के मान में कमी आ जाती है। लेकिन चूंकि कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम होता है, नंबर एक बात। दूसरी बात, चालक यानी धातुओं की तुलना में इन पदार्थों का परमाणु और अणु घनत्व भी कम होता है। इस वजह से जो उत्तरोत्तर संघटनों में वृद्धि होती है वो वृद्धि बहुत अधिक नहीं हो पाती है और अधिक वृद्धि नहीं हो पाने के कारण लैम्डा के मान में जो कमी आती है वो बहुत कम होती है और इस वजह से टी के मान में जो कमी होती है वो भी कम होती है। टी के मान में कमी होने की वजह से जो कि कम है, रो का मान जो कि सूत्र हमने देखा था, रो बराबर एम अपॉन एन ई स्क्वायर टी में टी के मान में कमी होने के कारण रो के मान में वृद्धि हो जाती है। टी के मान में कमी हो जाने के कारण रो के मान में वृद्धि हो रही है, तो हम यहाँ पर इसको भी लिख देते हैं, रो का जो मान है वो बढ़ गया है, रो का मान बढ़ गया है, लेकिन टी के मान में जो कमी है वो अत्यल्प होती है या बहुत कम होती है, इसलिए रो के मान में जो वृद्धि हुई है ये भी अल्प होगी, ये भी अल्प होगी। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो रो के मान में वृद्धि हुई है यानी रो का मान बढ़ गया है, ये वृद्धि अल्प हुई है। तो रो के मान में अल्प वृद्धि हुई है जबकि कमी हुई है वो ज्यादा हुई है, इसलिए ओवरऑल हम कहेंगे कि ताप बढ़ाने पर रो का मान कम हो जाता है। तो कुचालकों में ताप बढ़ाने पर रो यानी प्रतिरोधकता के मान में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। अब ये जो बहुत ज्यादा कमी हो रही है या चालकों की प्रतिरोधकता में वृद्धि हो रही है, इसकी अगर हम तुलना करें, तुलनात्मक रूप से देखें, तो देखिए रो का मान
चालकों में मान लीजिए रो का कुछ भी मान था, ठीक है, और कुचालकों में कुछ भी मान था, ये हो गया चालक और ये हो गया अचालक, ठीक है। अब देखो क्या होता है, वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता कम होती है, अचालकों की प्रतिरोधकता हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, और चालक जो होते हैं उनकी प्रतिरोधकता हमेशा कम होती है। वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता कम होती है उन्हें हम कहते हैं चालक, और वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है उनको हम कहते हैं कुचालक। अब ताप बढ़ाने पर क्या हो रहा है, चालकों की प्रतिरोधकता तो बढ़ रही है, कम थी जो बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है। अगर चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ेगी, ठीक है, तो देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे इनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी एक दिन ये अचालक बन जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम अचालकों की बात करें तो अचालकों की प्रतिरोधकता ज्यादा होती है, ताप बढ़ाने पर इनके मान में कमी आ जाती। ऐसा देखने में लग रहा है कि अगर प्रतिरोधकता कम होती गई तो एक दिन ये चालक बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो प्रतिरोधकता में कमी आ रही है, अचालकों की प्रतिरोधकता में कमी आ रही है, फिर भी ये चालक क्यों नहीं बनेंगे, या चालकों की प्रतिरोधकता में वृद्धि हो रही है तो ये कुचालक क्यों नहीं बनेंगे। तो इसका एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, हालांकि हम ये जो मान ले रहे हैं सही मान नहीं, केवल उदाहरण के लिए मान है। चालकों की प्रतिरोधकता मान लीजिए 1 ओम इंटू मीटर है, हालांकि ये एक काल्पनिक मान है, केवल वास्तविक मान नहीं है। और जो कुचालक हैं, ये चालक है, और जो कुचालक हैं उन कुचालकों की जो प्रतिरोधकता है वो मान लीजिए है 100 ओम इंटू मीटर, ठीक है। अब जब चालकों की प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है तो प्रतिरोधकता में वृद्धि का मतलब ये नहीं है कि 1 से बढ़कर के 50 हो जाएगा, हाँ, ये 1 से बढ़कर के 50 नहीं होगा। इसका जो मान है वो 1 से बढ़ करके हो सकता है 1.1 हो जाए, 1.05 हो जाए, यानी कि अब भी ये चालक की तरह ही व्यवहार करेगा। इसके प्रतिरोधकता के मान में जो परिवर्तन हुआ है वो इतना ज्यादा नहीं हुआ है कि ये कुचालक की प्रतिरोधकता के आसपास पहुंच जाए। और अगर हम कुचालकों की बात करें या अचालकों की बात करें तो इनकी प्रतिरोधकता में जब कमी आती है तो मान लीजिए इनकी प्रतिरोधकता में कमी हो गई है 100 की बजाय ये हो गया है 90, तो 90 होने पर भी ये जो प्रतिरोधकता है वो चालकों की प्रतिरोधकता के बराबर या उसके आसपास नहीं हुई है, यानी कि कुचालकों की प्रतिरोधकता में कमी आने पर भी ये चालक नहीं बनेंगे और चालकों की प्रतिरोधकता में वृद्धि होने पर भी ये कुचालक नहीं बनेंगे। ये जो मान है वृद्धि या कमी ये इनके पूर्व मान के सापेक्ष है। अब जो हमें पहले पढ़ना चाहिए था एक्चुअल में वो पेज गलत तरीके से पीडीएफ में आ जाने की वजह से हम उस टॉपिक को बाद में पढ़ेंगे, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। देखिए ये टॉपिक पहले पढ़ा जाना चाहिए था और चालक और कुचालकों पर प्रतिरोधकता का प्रभाव जो है वो बाद में पढ़ा जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने वो पहले पढ़ लिया। तो जितने भी पदार्थ हैं अगर उनकी प्रतिरोधकता की हम बात करें तो वो जो प्रतिरोधकता है वो ताप पर निर्भर जरूर करती है। कुचालकों की प्रतिरोधकता भी ताप पर निर्भर करती है और चालकों की प्रतिरोधकता भी ताप पर निर्भर करती है। कुचालकों और चालकों की प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है, साथ में अर्धचालकों की प्रतिरोधकता भी ताप पर निर्भर करती है। यहाँ पर मैंने अर्धचालकों की प्रतिरोधकता के बारे में अभी डिटेल में नहीं पढ़ाया है, इसलिए क्योंकि उसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे। अगर हम किसी चालक की प्रतिरोधकता भिन्न अंश की बात करें, प्रतिरोधकता भिन्न अंश क्या होता है या प्रतिरोधकता में आंशिक परिवर्तन जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है। यदि मान लीजिए किसी चालक की प्रतिरोधकता प्रारंभ में रो 0 थी और ताप में परिवर्तन के कारण इसकी जो प्रतिरोधकता है वो रो हो जाती है, तो अंतिम प्रतिरोधकता रो है और प्रारंभिक रो 0 है, तो अगर मुझे परिवर्तन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, रो में से रो 0 को घटा दूंगा, ये आ गया मेरे पास में प्रतिरोधकता में परिवर्तन। अगर मैं इस प्रतिरोधकता में परिवर्तन में प्रारंभिक प्रतिरोधकता का भाग दे दूं तो इसे कहते हैं प्रतिरोधकता में आंशिक परिवर्तन या प्रतिरोधकता भिन्न अंश। इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता
में आंशिक परिवर्तन या प्रतिरोधकता भिन्न अंश या प्रतिरोधकता परिवर्तन भिन्न अंश, तीनों इसको हम कह सकते हैं। तो ये जो आंशिक परिवर्तन है, एक तरीके से अगर इसको मैं 100 से गुणा कर दूं तो हमारे पास में परसेंटेज परिवर्तन भी आ जाएगा, प्रतिशत परिवर्तन भी आ जाएगा। तो एक तरीके से ये लगभग लगभग प्रतिशत परिवर्तन के जैसा ही है। हम ये कहेंगे कि किसी भी चालक के लिए या किसी भी कुचालक के लिए या किसी भी पदार्थ के लिए जो प्रतिरोधकता होती है, चालक और कुचालकों में ज्यादा हम ये बात करेंगे, तो चालक किसी भी पदार्थ यानी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है उसमें जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है या प्रतिरोधकता भिन्न अंश है या प्रतिरोधकता में जो आंशिक परिवर्तन है, जिसे हम डेल रो अपॉन रो नॉट कह रहे हैं, ये चालक के ताप में परिवर्तन के समानुपाती होता है। यानी चालक के ताप में जितना ज्यादा परिवर्तन करोगे इसमें भी उतना ही ज्यादा परिवर्तन होगा। अब अगर ये चालक है तो ये परिवर्तन धनात्मक होगा, और अगर ये कुचालक है तो ये परिवर्तन ऋणात्मक होगा। तो चालकों में प्रतिरोधकता घटेगी इसलिए इसको हम ऋणात्मक परिवर्तन कहेंगे, और चालकों में प्रतिरोधकता बढ़ती है इसलिए इसे हम धनात्मक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको लिखना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं डेल रो अपॉन रो नॉट इज प्रोपोर्शनल टू डेल टी। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक स्थिरांक काम में लेंगे हम, और वो स्थिरांक जो है वो इस प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह जैसा ही है, उसको हम कहते हैं एल्फा, एल्फा डेल टी। आप इन दोनों में विभेद कर सको इसलिए मैं इस एल्फा को थोड़ा सा अलग बना रहा हूं प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह से। अगर मैं इस एल्फा की बात करूं तो एल्फा का जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन डेल टी एक बराबर इंटू डेल रो अपॉन रो जीरो। आप यहां से देखेंगे कि अगर मैं डेल टी का मान 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस कर दूं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं, तो हमारे पास में एल्फा का जो मान होगा वो आ जाएगा डेल रो अपॉन रो नॉट। यानी हम ये कह सकते हैं कि ताप में इकाई परिवर्तन करने पर प्रतिरोधकता के मान में जितना ज्यादा आंशिक परिवर्तन होता है, जितना ज्यादा आंशिक परिवर्तन होता है या जितना आंशिक परिवर्तन होता है, हम ये कह सकते हैं उसे ही हम ये एल्फा का नाम देंगे। इस एल्फा को प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। ये जो एल्फा है इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, किसी चालक के ताप में इकाई परिवर्तन करने पर चालक की प्रतिरोधकता में भिन्नात्मक परिवर्तन या आंशिक परिवर्तन को प्रतिरोधकता ताप गुणांक एल्फा कहते हैं। एल्फा की परिभाषा क्या हो गई कि जब डेल टी का मान 1 केल्विन हो तो डेल रो अपॉन रो जीरो, यानी कि प्रतिरोधकता में भिन्नात्मक परिवर्तन या प्रतिरोधकता में आंशिक परिवर्तन या प्रतिरोधकता भिन्न अंश का जो मान है उसे हम एल्फा कहेंगे। तो एल्फा की परिभाषा क्या हो गई यहाँ पर, प्रतिरोध ताप में इकाई परिवर्तन करने पर प्रतिरोधकता के मान में आंशिक परिवर्तन को प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। 1 केल्विन का परिवर्तन करने पर जितना आंशिक परिवर्तन होगा उसे हम प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहेंगे। अब वापस से हम सूत्र पर आ रहे हैं। तो सूत्र हमारा क्या था, हमारा जो सूत्र था वो था डेल रो अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू एल्फा डेल टी। ये रो को अगर मैं इधर लेके चला जाऊं तो रो डेल रो बराबर हो जाएगा रो नॉट एल्फा डेल टी। और ये जो रो नॉट है, ये जो रो नॉट है, ऐसा ही रो नॉट एक यहां पर भी है। देखते हैं कैसे। तो डेल रो को हम लिख सकते हैं, डेल रो बराबर होता है रो माइनस रो नॉट, प्रारंभ अंतिम प्रतिरोधकता माइनस प्रारंभिक प्रतिरोधकता। यहां पर रख देते हैं रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू रो नॉट एल्फा डेल टी। आप सब जानते हो कि चालकों में इसका मान अंतिम प्रतिरोधकता का मान ज्यादा और प्रारंभिक का कम होगा। ज्यादा में से कम घटाएंगे तो पॉजिटिव संख्या आएगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो चालक है उनके लिए एल्फा का मान पॉजिटिव आएगा। और इसी प्रकार से जो कुचालक है उनके लिए रो का मान कम होता है और रो नॉट का मान ज्यादा होता है, इसलिए हम कहेंगे कि कुचालकों के लिए एल्फा का मान नेगेटिव आएगा। कम में से ज्यादा संख्या घटाओगे तो नेगेटिव संख्या आएगी। ये जो रो नॉट है हमारे पास में यहाँ पर लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड में ले जाओ। तो जैसे हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखते हैं हम। हमारे पास में आ जाएगा
रो बराबर रो नॉट प्लस रो नॉट एल्फा डेल टी, रो नॉट एल्फा डेल टी। इन दोनों में से रो नॉट कॉमन आ रहा है, तो रो बराबर हो जाएगा रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल टी। तो इस प्रकार से हम ताप में परिवर्तन और प्रतिरोधकता ताप गुणांक के साथ में प्रारंभिक प्रतिरोधकता अगर हमें पता हो तो हम अंतिम प्रतिरोधकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर हम इस पूरे समीकरण को ध्यान से, इस पूरे समीकरण को एक बार फिर से ध्यान से हम देख लेते हैं। देखिए, किसी भी चालक की जो प्रतिरोधकता भिन्न अंश होती है, यानी प्रतिरोधकता में भिन्नात्मक परिवर्तन या आंशिक परिवर्तन होता है, वो ताप के समानुपाती होता है। इस प्रोपोर्शनिटी के चिन्ह को हटाने के लिए हम यहाँ एक इस तरह एल्फा काम में ले रहे हैं। इस एल्फा को प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। यहाँ से इस रो नोट को अगर इस तरफ ले जाऊं तो जाएगा डेल रो बराबर रो नॉट एल्फा डेल टी। यहाँ से अगर मैं एल्फा का समीकरण लिखूं तो वो होगा डेल टी इंटू डेल रो 1 अपॉन डेल टी इंटू डेल रो अपॉन रो नॉट। अगर 1 अपॉन डेल टी में डेल टी का मान 1 केल्विन हो जाए तो एल्फा का मान डेल टी डेल रो अपॉन रो नॉट के बराबर आएगा। कब? जब डेल टी का मान 1 केल्विन आ जाए। और ये इसकी परिभाषा है कि किसी चालक के ताप में इकाई परिवर्तन करने पर चालक की जो प्रतिरोधकता है उसमें जो भिन्नात्मक परिवर्तन हो रहा है या आंशिक परिवर्तन हो रहा है उसे ही प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब वापस से हम अपने पुराने भाग पर आ रहे हैं। तो हमने डेल रो बराबर रो नॉट एल्फा डेल टी हमने निकाला था। डेल रो जो है वो प्रतिरोधकता में परिवर्तन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंतिम प्रतिरोधकता में से प्रारंभिक प्रतिरोधकता को घटा देंगे। ये मान समीकरण 1 में रख दो, रो माइनस रो नॉट इक्वल टू रो नॉट एल्फा डेल टी आ जाएगा। ये जो रो नॉट है लेफ्ट में, इसको आप राइट में ले जाओ तो आपके पास में आ जाएगा रो बराबर रो नॉट प्लस रो नॉट एल्फा डेल टी। दोनों में से रो नॉट को कॉमन ले लें राइट में जो है, तो रो बराबर रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल टी आपके पास में आ जाएगा। ये बात थी हमारे पास में किसी चालक के लिए और कुचालक के लिए, दोनों के लिए आप इसको लगभग काम में ले सकते हो। वैसे चालकों के लिए ज्यादा सही है ये, कुचालकों के लिए पूरी तरह से समीकरण सही नहीं है, लेकिन लगभग इसे काम में लिया जा सकता है। अब अगर मैं बात करूं अर्धचालकों, तो अर्धचालकों के बाई मिस्टेक क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पर वो जो, हाँ ये आ गया है। वैसे अर्धचालकों के लिए ये जो पेज था ये थोड़ा सा उल्टा लग गया है। ये जो पेज नंबर 24 है ये एक्चुअल में ये पेज नंबर 24 नहीं होना चाहिए था। जो पेज नंबर 23 है वो पेज नंबर 21 होना चाहिए था। पेज नंबर जो 22 है वो 23 होना चाहिए। पेज नंबर 23 जो है वो 22 होना चाहिए था। जो पेज नंबर 22 है वो 23 होना चाहिए था, यानी 22 की जगह 23 लग गया है, 23 की जगह 22 लग गया है। खैर कोई बात नहीं। अगर मैं अर्धचालकों की बात करूं तो अर्धचालकों में क्या होता है, अगर हम नए अर्धचालकों में की बात करें तो किसी भी सिलिकॉन या जर्मेनियम परमाणु जो होता है उसको निकटवर्ती 4 सिलिकॉन या 4 जर्मेनियम परमाणु जो है वो घेरे हुए होते हैं। अगर मैं इसको बैंड थ्योरी से समझना चाहूं तो किसी भी अर्धचालक में एक चालन बैंड होता है और एक जो है वो संयोजी बैंड होता है। चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, संयोजी बैंड में वैसे निम्न ताप पर जो अधिकांश इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी बैंड में होते हैं। चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो न्यून होती है। अगर हम इस थ्योरी से कहना चाहें तो निम्न ताप पर किसी भी सिलिकॉन परमाणु को उसके निकटवर्ती सिलिकॉन परमाणु द्वारा एक प्रबल या हम कहें एक सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं सभी। जैसे जैसे ताप में वृद्धि की जाती है तो ये जो सिलिकॉन परमाणु जो कि अन्य निकटवर्ती 4 सिलिकॉन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, इन सिलिकॉन परमाणुओं में या जर्मेनियम परमाणु जो निकटवर्ती 4 जर्मेनियम परमाणु हैं उनसे में से कोई एक या कुछ सहसंयोजी आबंध जो है वो टूटते हैं और कुछ सहसंयोजी आबंध टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ जाने के कारण इस बंध में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है जिसे हम हॉल या रिक्तता कहते हैं। यदि हम बैंड थ्योरी के आधार पर समझना चाहें तो हम ये कहेंगे कि जैसे ताप में वृद्धि की जाती है तो संयोजकता कोश के जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है, वे इस ऊर्जा अंतराल को, जिसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहा जाता है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, वो पार करके चालन बैंड में जाने लगते हैं। इससे चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने लगती है। तो निम्न ताप पर तो चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और
संयोजकता बैंड में हॉल की संख्या जो कि इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से उत्पन्न हुई है वो कम होती है। और इन दोनों के कम होने के कारण, क्योंकि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन और हॉल है यही आवेश वाहक है, यही विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या हॉल की संख्या है ये कम है और इसी वजह से जो विद्युत धारा का मान है वो कम होता है। और हम ये कह सकते हैं विद्युत धारा का मान कम है तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का मान जो है वो उच्च होता है। तो अर्धचालकों में निम्न ताप पर प्रतिरोधकता का मान उच्च होता है और ये कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। पर जैसे जैसे ताप में वृद्धि की जाती है संयोजकता कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो तेजी से चालन बैंड में जाने लगते हैं। या हम ये कहें कि कोई सिलिकॉन या जर्मेनियम जो निकटवर्ती 4 सिलिकॉन या जर्मेनियम से जुड़ा हुआ है, ऐसा एक ही नहीं, बहुत बड़ी जालक संरचना है, उसमें से कुछ आबंध टूटने लगते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने लगती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस आबंध को तोड़ करके आते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण हॉल की संख्या में वृद्धि होने लगती है। हॉल जो है वो धनात्मक आयन, धनात्मक आवेश की तरह व्यवहार करता है। तो अगर हम बैंड थ्योरी से कहें तो चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है और संयोजकता बैंड में हॉल की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। और यदि हम जालक संरचना के सिद्धांत से कहें तो जो सहसंयोजी आबंध है उनके टूटने के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उन सहसंयोजी आबंध में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण बनने वाले हॉल की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से पूरी जालक संरचना में गति करते हैं इस तापीय ऊर्जा के कारण। और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अर्धचालकों में विद्युत धारा के मान में वृद्धि और प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के मान में बहुत तेजी से कमी आ जाती है। यानी कि उच्च ताप पर प्रतिरोधकता का मान इतना ज्यादा कम हो जाता है कि ये लगभग चालकों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि निम्न ताप पर प्रतिरोधकता का मान ज्यादा होता है, ये कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं, और उच्च ताप पर प्रतिरोधकता का मान कम होता है और ये चालकों की भांति व्यवहार कर रहे हैं। यानी कि निम्न ताप से उच्च ताप पर जाने पर प्रतिरोधकता के मान में कमी आ गई। पहले प्रतिरोधकता ज्यादा थी और अब क्या हो गई है, प्रतिरोधकता कम हो गई है। ये जो प्रतिरोधकता में कमी आई है ये चर घातांक के रूप में से कमी आती है, यानी कि ताप में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर भी प्रतिरोधकता के मान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। इसे इस सूत्र के द्वारा हम समझ सकते हैं, रो बराबर रो नॉट ई की पावर ई जी अपॉन के टी। आप देख सकते हो यहाँ पर e की पावर ई जी अपॉन के टी की अगर मैं बात करूं, ई जी अपॉन के टी की अगर मैं बात करूं तो t के मान में वृद्धि के कारण इस घातीय राशि के मान में कमी आएगी। घातीय राशि के मान में कमी आने के कारण e की पावर जैसे जैसे कम होती है, e की पावर मान लीजिए x है, अगर x के मान में कमी आए तो e की पावर x के मान में भी कमी आ जाएगी। यदि x के मान में कमी आ रही तो e की पावर x के मान में भी कमी आएगी। तो ऐसे ही ई जी अपॉन के टी में से t के मान में अगर कमी आती है तो t के मान में कमी आने के कारण ई जी अपॉन के टी के मान में भी टी के मान में वृद्धि होने के कारण ई जी अपॉन के टी के मान में कमी आ जाती है और इससे e की पावर ई जी अपॉन के टी यानी इस पूरे मान में कमी आ जाती है चर घातांक के रूप से, यानी बहुत तेजी से कमी आ जाती है। और इस वजह से रो के मान में भी, अगर इस राशि के मान में कमी आएगी तो रो के मान में भी कमी आएगी। चर घातांक की कमी का मतलब यह है कि टी के मान में अल्प परिवर्तन कर देने से ही रो के मान में अत्यधिक परिवर्तन हो जाना, बहुत तेजी से परिवर्तन होना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं अर्धचालकों में न्यून ताप पर प्रतिरोधकता का मान उच्च होता है और उच्च ताप पर प्रतिरोधकता का मान चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और संयोजकता बैंड में हॉल की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होने की वजह से बढ़ जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन और हॉल की संख्या बहुत अधिक होने के कारण जो विद्युत धारा है उसके मान में भी बहुत तेजी से वृद्धि होती है और विद्युत धारा के मान में वृद्धि होने के कारण प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों के मान में बहुत तेजी से कमी आ जाती है। इसलिए हम अगर लास्ट में कहना चाहें एक लाइन के रूप में तो हम कह सकते हैं कि अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि करने पर चर घातांक के रूप से कम हो जाती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि करने पर चर घातांक के रूप से कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने